नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी एटीएस की सतर्कता ने नक्सलियों के बहुत बड़े प्लान को नाकाम कर दिया है। यूपी एटीएस ने नोएडा के सेक्टर 49 से 6 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों के निशाने पर था दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की थी बड़ी साजिश। नक्सलियों के निशाने पर थे नामचीन वीवीआईपी। मगर साजिश का हुआ पर्दाफाश। गिरफ्त में आए 6 नक्सली। उत्तर प्रदेश एटीएस और ब्लैक कैट कमांडोज की आवाजाही, ये शोर शराबा और आपाधापी का माहौल नोएडा के सेक्टर 49 की उसी इमारत में है जहां नक्सलियों की खौफनाक साजिश को नाकाम किया गया है। इसी इमारत से यूपी एटीएस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एटीएस की टीम यहां पर पहुंची हुई है। 5 से 6 संदिग्ध लोगों को इन्होंने यहां पर पकड़ा है और उसके बाद इनको लेकर के गई है। कुछ सामान यहां से रिकवर हुआ है, आप देख सकते हैं। तारीख 15 अक्टूबर, वक्त शाम करीब 8:30 बजे। यही वो वक्त था जब यूपी एटीएस नोएडा के सेक्टर 49 में हिंडन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में दाखिल हुई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्लैक कैट कमांडोज की पूरी टीम बेहद सतर्कता से फ्लैट में घुसी और फ्लैट से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की रात को तकरीबन 8 से 8:30 बजे थे कि नोएडा के सेक्टर 49 के हिंडन विहार के इलाके को ब्लैक कैट कमांडोज और एटीएस की टीम ने घेर लिया और सीधे 102 नंबर फ्लैट पर पहुंचे। और इस फ्लैट से जो एटीएस की टीम थी, यूपी एटीएस ने, उसने 3 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 संदिग्ध नक्सलियों को पहले ही एटीएस की टीम ने पकड़ा था। दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना मिली थी कि नोएडा में कुछ नक्सली खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। यूपी एटीएस ने इस नक्सली गिरोह के एक सदस्य को पहले ही गिरफ्तार किया था और फिर उसके सूचना के आधार पर यहां दबिश दी। यूपी एटीएस ने यहां 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से 6 आधुनिक पिस्टल, 50 जिंदा कारतूस, बम बनाने का सामान, एक वैगनार कार जब्त की है। तो यहाँ पर जब आई वो 3 लोग इधर भागे गाड़ी से, जब तक वहाँ वो कमांडो आए आपके। कमांडो आने के बाद फिर उन्होंने जाके उनको बाहर पकड़ा, तीनों को। 2 ऑलरेडी पहले पकड़ रखे थे उन्होंने। मुश्किल से 3 मिनट का वाकया था। एटीएस आई, उन्होंने उनको धरपकड़ करी, उठा के लेके गए। भारी भारी बैगों में उनके असला थे, हथियार थे। खबरों की माने तो इन नक्सलियों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के वीवीआईपी थे। ये बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, मगर इससे पहले कि इनके नापाक मंसूबे कामयाब होते, ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए। एटीएस के सूत्रों की माने तो एटीएस के शिकंजे में आए ये 5 नक्सली दिल्ली और एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों में 10 बड़े लोगों की हत्या कर बिहार भागने की तैयारी में थे। एटीएस लगातार इनको ट्रैक कर रहा था और इनके फोन सर्विलांस में थे। फिलहाल पुलिस इनके और साथियों की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन शकील अहमद, भूपेंद्र चौधरी, राम किंकर सिंह और रजत सिंह के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक। नक्सलियों को पकड़ने का प्लान यूपी एटीएस ने इतनी सतर्कता से बनाया था कि यूपी पुलिस को भी एटीएस की कार्रवाई की खबर नहीं लगी। आपको उन नक्सलियों के बारे में बताते हैं जो एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। इन 5 नक्सलियों ने रहने के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां से नोएडा के भीड़ भाड़ वाले और पॉश इलाके बेहद नजदीक थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि यहाँ लाल आतंक का इतना बड़ा प्लान चल रहा है। काफी ब्लैक कमांडो वगैरह आए हुए थे यहाँ पे। हाँ, 5 लोग थे, काफी फोर्स वगैरह थी, काफी यानी करवा दी। तो काफी देर तक यहाँ पे चला इनका। कोई पुलिस ने किसी को एंट्री करने की इजाजत नहीं दी, पुलिस खाली करा दिया। टेंट पे रहते थे वे लोग और वे अजनबी थे। ऐसा नहीं है कि वे यहाँ पे परमानेंट। हमने भी अभी कुछ दिन पहले वे लोग देखे हुए थे। कहने के लिए इस फ्लैट नंबर 102 में 2 नक्सली रहते थे, मगर इनके बाकी नक्सली साथी
लगातार यहाँ आते जाते रहते थे। सबसे पहले आपको इन नक्सलियों के बारे में बता दें। पहला नक्सली नाम रंजीत पासवान, निवासी चंदौली, उत्तर प्रदेश। ये बम बनाने में माहिर है और कैमूर से वांटेड है। दूसरा नक्सली नाम कृष्णा कुमार राम, निवासी सहरसा, बिहार। बम बनाने में ये भी माहिर है। तीसरा नक्सली पवन झारखंड उर्फ भाई जी, बिहार के मधुबनी का रहने वाला है ये। चौथा नक्सली सचिन कुमार, ग्रेटर नोएडा के तनकौर का रहने वाला है। पांचवा नक्सली सूरज, ये बुलंदशहर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सूरज के संपर्क से ही ये नक्सली नोएडा तक आए। छठा नक्सली आशीष सारस्वत, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इनमें से ज्यादातर नक्सली पिछले 5 साल से वांटेड थे। इनकी तलाश जोरों पर थी। आखिरकार ये सुरक्षा बलों के हाथ से चढ़ी गए। अब पुलिस इनके मॉड्यूल और प्लान के बारे में जानकारी जुटा रही है। भूपेंद्र चौधरी, रजत सिंह, अरविंद ओझा, राम किंकर के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा आज तक। जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ले, प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, तो वही होता है जो वाराणसी में हुआ। वाराणसी में जय गुरुदेव के समागम में मची भगदड़ से 24 लोगों की मौत के बाद सवाल उठता है कि क्या इस देश में जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? बाबा विश्वनाथ की नगरी में कैसे हुआ अनर्थ? बाबा जय गुरुदेव के समागम में कैसे मची भगदड़? भगदड़ में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या प्रशासन ने लापरवाही बरती? 24 परिवारों का असली गुनहगार कौन? ये वो सवाल हैं जो नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। लोगों की आस्था और भक्ति के सैलाब में प्रशासन की लापरवाही का जहर घुला तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गंगा किनारे वो हुआ जो शायद कभी नहीं हुआ था। राजघाट पुल पर भगदड़ मची और देखते ही देखते एक के बाद एक 24 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चंदौली और वाराणसी को जोड़ने वाली राजघाट पुल शनिवार को मौत के पुल में तब्दील हो गई, जब यहां पर एक भीषण भगदड़ मची और उस भगदड़ में 24 लोगों की जान चली गई। भगदड़ के बाद घायल हुए लोगों ने इस पूरे हादसे का जिम्मेदार प्रशासन को बताया। लोगों की माने तो राजघाट पुल की दूसरी तरफ लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिससे घबरा कर लोग वापस चंदौली की ओर लौटे। चंदौली की ओर से आती भीड़ और पुलिस से घबरा कर चंदौली की ओर लौटती भीड़ राजघाट पुल पर टकरा गई और भगदड़ मच गई। यहाँ पुल पर रोक दिए कि आगे अब नहीं जाना है, और इधर से पब्लिक जा रही है और वापस करा दिए। जब उधर से पब्लिक इधर और इधर से उधर दोनों पुल पर ज्यादा हो गए तो कुछ माने वहीं पर दब गए। कहा यह भी जा रहा है कि कार्यक्रम के आयोजकों को सिर्फ 3000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी और प्रशासन को भी यही आंकड़ा बताया गया था, लेकिन कार्यक्रम के लिए पहुंच गया करीब 2 लाख भक्त और स्थिति बिगड़ गई। तो क्या प्रशासन इस बात से बेखबर था कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी? बहरहाल हादसा हुआ तो 5 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हो गई है। एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन की कार्रवाई भले ही हो गई है, मगर काश कि इन चंद लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता जिनके हाथों में इस शहर की कानून व्यवस्था की कमान है, तो शायद यह दर्दनाक हादसा न होता। रोहित सिंह, वाराणसी आज तक।